अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आप लोगों को वेलकम बैक करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर निकास स्टडी सेंटर में। अच्छा, आज मैं क्लास 9th की फिज़िक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ। तो क्लास 9th यूनिट नंबर 5 यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। क्लास 9th यूनिट यूनिट नंबर 5। और आज का जो हमारा टॉपिक है और फिज़िक्स की क्लास है ये, फिज़िक्स। और आज का हमारा टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि हम ग्रेविटी को, आप लोग देख सकते हैं ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है आप लोगों की। ठीक है, ग्रेविटी अगर एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा, आप लोग उड़ना शुरू हो जाएंगे, आप जमीन पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी हमारे लिए क्या है कि एक फायदेमंद है चीज हमारे पास। ठीक है, और अब ये सबसे पहले इस पे काम किसने किया था? न्यूटन ने ये काम किया था ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, फिर इसने लॉ दिया। तो इसने ये चीज कही, स्टेटमेंट, अगर हम पहले स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा अंदाजा लगा लें, तो इसने ये चीज कही है कि हर यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैसेस के प्रोडक्ट के। पहली चीज तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आप हिंट, ये यहाँ पर हिंट आप लिख लें। हिंट अगर हम लिखना चाहें तो हिंट हमारे पास क्या है? पहली चीज ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional is directly proportional is directly proportional to the product of masses, to the product of masses। और दूसरी चीज ये है, दूसरी हिंट ये है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट इसका बना लेते हैं कि दिस फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional is inversely proportional is inversely proportional to the square of the to the square of the distance between their centers, between their centers। अब इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। पहली चीज तो ये कि जितना मैस ज्यादा होगा, अब दो मैस हैं, अगर दोनों का मैस ज्यादा होगा तो उस पर ग्रेविटी क्या करेगी, ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी चीज ये है कि जितना उनका फासला क्या होगा, कम होगा, उतनी ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना फासला ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब हम जितना अर्थ से दूर होते जाएंगे तो ग्रेविटी कम एग्जिस्ट करेगी, और जितना हम अर्थ के करीब आते जाएंगे तो हमें ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा फील होगी। सबसे पहले जो बच्चों में मैंने चीज देखी है फिजिक्स के अंदर, वो जब डेरिवेशन आती है, क्योंकि ये प्रॉपर एक डेरिवेशन है, इसमें आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है, फिगर बनानी होती है, और फिर एक्सप्लेनेशन देनी होती है या प्रूफ देना होता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने कोई भी डेरिवेशन करनी है तो आप ये लिख लें। सबसे पहले आपने इसकी क्या लिखनी है, स्टेटमेंट। देन आपने उसका क्या बनानी है, उसकी फिगर बनानी है। और थर्ड चीज आपने उसकी क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन, या आपने उसका क्या लिखना है, ये प्रूफ में भी चीज आ जाती है। तो मैं बारी बारी एक एक चीज से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट चीज को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट, जब भी कोई भी साइंटिस्ट कोई स्टेटमेंट देता है तो आपने उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, जैसे एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स। अब हिंट आपको पता लग गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर के। तो सबसे पहले हमने बनानी है इसकी स्टेटमेंट। तो हम कैसे लिखेंगे, एवरी एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स
in the universe, everybody in the universe attracts every other body with a force with a force with a force which is directly proportional which is directly proportional which is directly proportional which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional proportional to the square of the distance between their centers। अब यहाँ पर मैसेज की बात हुई है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाना चाहूंगा कि वो हिंट है। आप इस साइड पे क्या लिख सकते हैं, हिंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि एफ जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के। ये दो बातें, जो पहला पॉइंट हमने लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि f इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का साइन है, ये वाला आपका डायरेक्टली का साइन है, m1 एंड m2 प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, और इनवर्सली कैसे लिखते हैं 1/, की फॉर्म में, ठीक है। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² आपके पास हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, आपने इसकी बनानी है फिगर आपने कैसे बनानी है, फिगर अब हम लोग बना लेते हैं। अब फिगर आ जाती है, फिगर अब आपने इसकी बनानी है फिगर। अच्छा, अब दो मैसेज लेने, क्योंकि उसने मैसेज की बात की है। सबसे पहला मैस हम ले लेते हैं, मैं फिगर इससे बनाना चाहूंगा। सबसे पहला हम मैस ले लेते हैं, इस मैस को हम कह देते हैं m1, ठीक है, और ये इसका सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर है। और दूसरा मैस हम इसके मैस एज कंपेयर टू m1 हम क्या लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, इसका मैस क्या है m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। m1 सबसे पहले m2 पे फोर्स लगाएगा, वो F हो जाएगी, और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी ऑपोजिट का साइन आता है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है। और सेंटर से लेके यहां से लेकर यहां तक का फासला क्या कहलाता है, आपका d कहलाता है। फिर दोबारा आप फिगर को देख लें, एक मैस है m1 जो कि बिगर मैस है m1, ये फोर्स लगा रहा है m2 की तरफ, F फोर्स है। दूसरा मैस एज कंपेयर टू m1 क्या छोटा मैस है m2, ये भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इस पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और सेंटर से सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, आपका d कहलाता है। अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन या प्रूफ लिखना है, ठीक है। कुछ बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं जिनको मैं रीड कर देता हूं कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2, दो बॉडीज हैं, उनके मैसेज m1 और m2 हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैसेज इज d, उनका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है, ठीक है। तो अब अगर हम लिखना चाहें इसको तो मैथमेटिकल वे में तो कैसे लिखेंगे, ये दो बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। लिख देते हैं, अगर हम कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2, फिगर को देख के आपने यानी कि ये देखना है, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब अगर हम बात करें मैथमेटिकल वे में, तो मैथमेटिकल वे इसका क्या होगा, सबसे पहली चीज हमने हिंट 1 में लिखी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके हो जाएगी, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d²।
डी और इसके ऊपर क्या डालना है आपने, स्क्वायर डालना है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो ये आपने ये डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 कंबाइन करेंगे तो F इज क्या आ जाएगा, M1 M2 अबर क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर। ठीक होगी बात। इसके बाद हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे यूं लिख सकते हैं, जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल जी आ जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल जी अगर हम लिखना चाहें तो कैपिटल जी हमारे पास क्या है, जी इज कॉल्ड जी इज कॉल्ड जी इज कॉल्ड जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, universal constant of gravitation, and its value is same, its value is same, its value is same 6.673 multiplied by 10 to raise power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है। अब यहाँ पर आपको कैपिटल जी का पता लग गया कि कैपिटल जी क्या होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज ये होता है जो कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने सोचना है। कैपिटल जी का तो आप लोगों को पता लग गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी के बारे में मैं आइडिया दे देता हूं कि आपके पास होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या होती है, एक्सेलरेशन। इसका पहला पॉइंट क्या, जी स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरी ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज 9.8, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल जी, ये ऊपर हमने जो बात लिखी हुई है कैपिटल जी की, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप खुद इसको लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो आगे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैथ की वीडियोस और फिज़िक्स की वीडियोस वगैरह मैं डालता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।